हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेके यहाँ पर हाजिर हूँ अपना एक और यूट्यूब वीडियो वीएससी के प्लेटफॉर्म से अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अजीत कुमार दास। देखिए फ्रेंड्स, वीएससी वो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म देता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एसबीआई क्लर्क स्पेशल। तो हम सबको पता है कि फरवरी के महीने में एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसका आज मेरा पहला क्लास है, पहला सेट है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट किक स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नीडलेस टू से कि इंग्लिश का तो कोई भी सेट जब शुरू होता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या दिखेगा, आपको पैसेज दिखेगा। ठीक है, पैसेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जाम है, आपको पता ही है, बिना पैसेज के कोई इंग्लिश का सेट होता नहीं है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज पैसेज, मैं आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताना चाहता हूँ। आप पैसेज को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, बहुत जगहों पे आपको बहुत सारा थियरीज मिलेगा, पैसेज ऐसे करो वैसा करो, पर मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप एक पैसेज करते हैं तो आप सबसे पहले उस पैसेज का एक रीडिंग दे दीजिए। ठीक है, एक फास्ट रीडिंग दे दीजिए। ठीक है, देखिए आप पैसेज जितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लें, आप उसको रट तो नहीं लेंगे ना, इसीलिए ना मेरा ये एडवाइस रहता है हमेशा, आप एक फास्ट रीडिंग दे दीजिए ताकि आपको ना पैसेज का एक बेसिक जिस्ट समझ में आए। ठीक है, स्टोरी का विषय वस्तु क्या है, टेंस का फ्लो क्या है, ये सब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपके दिमाग में ना एक क्या बोलते हैं, शैडो इमेज एक क्रिएट हो जाए कि पैसेज क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चंस में जाके आपको वापस लौटना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम गेम भी है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है। ठीक है, बट टाइम के साथ साथ आपको एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। टाइम और एक्यूरेसी दोनों एक साथ चलेगा तभी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो पैसेज नॉर्मली वैराइटीज ऑफ पैसेजेस होते हैं। क्लरिकल में आपको थोड़े से इजी पैसेज ही मिलेंगे। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी बेस्ड पैसेज लेके हाजिर हूँ। ठीक है, स्टोरी बेस्ड है बट बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप पैसेज करते हैं तो पैसेज के साथ ही साथ आपको उसमें वोकैबुलरी क्वेश्चंस भी दिखेंगे। क्या क्वेश्चंस? सिनोनिम क्वेश्चंस, एंटोनिम क्वेश्चंस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, भले ही आपका वोकैबुलरी एकदम ज़बरदस्त लेवल का है, बट आप पैसेज करते वक्त कभी भी मत भूलिएगा, आपको वर्ड का कंटेक्चुअल यूसेज चेक करना है। क्या चेक करना है फ्रेंड्स? कंटेक्चुअल यूसेज चेक करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए पैसेज में वो वर्ड कैसे यूज़ हुए हैं। जब तक आप पैसेज में वर्ड का मीनिंग चेक नहीं करते हैं तब तक आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आने वाला। ठीक है ना, मैं आपको आज के इस पैसेज में ये बात प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप जनरल मीनिंग के साथ जाते तो आपका कैसा आंसर आता, और अभी आप एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ गए हैं, कंटेक्चुअल यूसेज के साथ गए हैं, तो आपका कैसे क्या मीनिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स 2 सेकंड पॉज करके थोड़ा सा पैसेज को एक ओवरऑल एक पढ़ लीजिए, एक देख लीजिए, सुपरफिशियल एक आइडिया ले लीजिए कि पैसेज में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपने पैसेज देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ही स्टार्टिंग से ही बोला है, किंग ऑफ कांची सेट ऑफ टू कॉन्कर कर्नाट, मतलब कब्जा करने के लिए। कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? कब्जा करने के लिए। ठीक है, ही वॉज विक्टोरियस इन बैटल, वो बैटल जीत गए थे। और बैटल जीतने के बाद कौन बैटल जीते? किंग ऑफ कांची बैटल जीते। किसके अगेंस्ट में जीते? कर्नाट के अगेंस्ट में जीते। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जीतने के बाद जो जीता हुआ सब सामान है उसको उन्होंने सब एनिमल्स पे, हाथियों पे लोड किया। ठीक है, और उसको वो लेके निकल पड़े। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो प्रजा है उनको, प्रजा को भी दिखाना है कि किंग कितने महान है, विक्टोरियस किंग है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या एक्वायर किया है, ये सब दिखाना है, इसलिए वो इस तरह से लेके निकल पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दे वुड बी पार्ट ऑफ द विक्ट्री पैरेड फॉर हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स का बात किया गया है वो सब्जेक्ट्स का मतलब है बेसिकली उनकी प्रजा। ठीक है,
सो उसके बाद वो एक टेम्पल पे स्टॉप किए, फिनिश्ड हिज प्रेयर्स टू द गॉडेस एंड टर्न टू लीव. अराउंड हिज नेक was a garland of scarlet hibiscus, and as was the custom for all, his forehead was anointed with red sandal paste. ठीक है, anointed मतलब सर पे उन्होंने सैंडल पेस्ट मला. ठीक है, जैसे आप बहुत सारे साउथ के टेम्पल्स में भी आप देखेंगे कि वो लोग सैंडलवुड सैंडल पेस्ट को अपने सर पे एज अ रिलीजियस रिचुअल वो लोग उसको मलते हैं. ठीक है, ऐसा करने के बाद वो आगे बढ़ चले. हिज प्राइम मिनिस्टर एंड कोर्ट जेस्टर वेयर कंपेनियंस. ठीक है, फिर उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं. जब बच्चे वो खेल रहे थे देखे, द चिल्ड्रन हैड लाइंड अप 2 rows टू प्ले एंड वर प्लेइंग वॉरियर्स एंड बैटल्स. किंग ने जानबूझ के पूछा, हु इज फाइटिंग whom? They said, Karnat is at battle with Kanchi. The king then asked, who is winning and who is the loser? बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तब तक सब कहानी खत्म हो चुकी थी. किंग ऑफ कांची जो हैं वो उनको ऑलरेडी हरा चुके थे. ठीक है, बट ओबियसली बच्चे हैं तो बच्चों को पता नहीं था. ठीक है, हु इज द किंग आस्क्ड हु इज विनिंग एंड हु इज द लूजर. ठीक है, द चिल्ड्रन पफ्ड देयर चेस्ट, मतलब एकदम छाती फुला के एकदम शान से क्या बोले, कर्नाट विल विन एंड कांची विल लूज. ठीक है, कर्नाट विल विन एंड कांची विल लूज. तो बड़ा मतलब बच्चे अपने मासूमियत में ऐसा बोल उठे कि उनका जाहिर सी बात है, अब वो लोग अपने कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे, अपने जगह को ही सपोर्ट करेंगे, दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे. तो उन्होंने कहा कि उनका जगह जीत रहा है और किंग जो जगह से आया है वो हारेगा. तो जाहिर सी बात ये किंग को अच्छा नहीं लगा. द मिनिस्टर फ्रोज इन डिसबिलीफ एंड किंग वॉज फ्यूरियस, और जेस्टर हंसने लगे. ठीक है, फिर किंग ने क्या किया, द किंग वॉज सून जॉइंड बाई हिज ट्रूप्स, मतलब उनका सेना पूरा आ गया. चिल्ड्रन वेर स्टिल इमर्स्ड इन देयर गेम. द किंग कमांडेड देम टू केन देम हार्ड, मतलब उनको वो जो बच्चे जो गलती से बोल दिया, अपने मासूमियत में बोल दिया ना कि किंग हारने वाला है और उनका राज्य जीतने वाला है, किंग ने ऑर्डर दिया कि उनको पनिश करो सीवियरली, उनको केन करो, छड़ी से मारो उनको. ठीक है, द चिल्ड्रंस पेरेंट्स केम रनिंग फ्रॉम द नियर बाई विलेज एंड सेड दे आर नाइफ. अच्छा, नाइफ का मतलब है सिंपल, मतलब मासूम हैं, नाइव हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं. तो नाइव का मतलब आप इमैच्योर या इनएक्सपीरियंस्ड आप बोल सकते हैं. ठीक है, ये हो गया नाइफ. ठीक है, आगे चलते हैं. विलेज एंड एज सुन एज दे नेवर फॉरगेट द किंग ऑफ कांची ही वेंट बैक टू हिज कैंप, मतलब उनको इतना मारो कि वो कभी किंग ऑफ कांची को जैसे जिंदगी में भूल ही ना पाए. इतना निर्दयी और नृशंस था वो किंग. ठीक है, उसके बाद कमांडर स्टूड बिफोर द किंग, ही बाउड लो इन शेम एंड सेड, योर मैजेस्टी, विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइनास एंड वल्चर्स ऑल लाई साइलेंट इन द विलेज. तो कमांडर ने किंग का आदेश पालन करके बच्चों को मार के एकदम पूरा शांत कर दिया. बट वो इस चीज़ से खुश नहीं है, जाहिर सी बात है. ठीक है, क्योंकि बच्चों को मार के उसको कैसी प्रसन्नता मिली होगी, नहीं मिली होगी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं. द मिनिस्टर सेड हिज मैजेस्टीज ऑनर हैज़ बीन सेव्ड. मिनिस्टर एकदम पूरा किंग के साथ अलाइनमेंट में था, मतलब वो सोचता था कि किंग ने जो किया है बहुत बढ़िया काम किया है और ऐसे ही कुछ उनको करना भी चाहिए था. ठीक है, पर उसके बाद देखते हैं हिज मैजेस्टीज ऑनर हैज़ बीन सेव्ड, मतलब किंग का इज्जत बचा लिया गया है. और किसने बचाया? कमांडर ने बच्चों को मार के बचा लिया है. ठीक है, उसके बाद द प्रीस्ट सेड द गॉडेस हैज ब्लेस्ड आवर किंग, मतलब प्रीस्ट भी एग्रीमेंट में है. जेस्टर सेड योर हाइनेस प्लीज ग्रांट मी लीव टू गो नाउ, मुझे जाने की अनुमति दी जाए. किंग्स आस्क्ड, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? जेस्टर ने कहा, मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को लंगड़ा लूला नहीं कर सकता. आई कैनॉट किल, आई कैनॉट मायम. मायम का एक मीनिंग हो सकता है क्रिपल, CRIPPLE, क्रिपल. क्रिपल यानी कि किसी का मार के हाथ पैर तोड़ देना, हाथ पैर काट देना, दैट इज कॉल्ड क्रिपल. ठीक है, आई कैन ओनली लाफ एट गॉड्स गिफ्ट ऑफ लाइफ. ट्रेमलिंग इन द फेस ऑफ किंग्स एंगर, मतलब किंग एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए कि ऐसा कोई कैसे बोल सकते हैं उनके मुंह के ऊपर. ठीक है, ही ब्रेवली कंटिन्यूड, क्योंकि किंग के सामने, राजा के सामने इतना बड़ा बड़ा बात बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए. इफ आई स्टे इन योर मैजेस्टीज कोर्ट आई शैल बिकम लाइक यू,
मैं आपके दरबार में अगर रहूंगा तो मैं आप जैसा ही बन जाऊंगा, ना तो मैं हंस पाऊंगा ना मैं हंसा पाऊंगा, बोल के वो अलविदा ले लिए। तो ये था हमारा एक स्टोरी बेस्ड पैसेज, ठीक है। तो आपको मैंने पैसेज का एक ओवरऑल जिस्ट दे दिया, समझा दिया। अब आपको ये लगेगा कि भाई स्टोरी बेस्ड पैसेज है तो सारे आंसर्स हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। बट आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन है, सारे नहीं बट कुछ तो हैं डेफिनेटली। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वाई वेर द एलिफेंट्स कैरिंग लोड्स ऑफ गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल्स, ठीक है। सो ये वो चीज़ें थी जो किंग ने लूट की थी, कहाँ से की थी, कार्नाट से की थी। सो आंसर इसका हो गया 3। इट वॉज वॉट द किंग हैड प्लंडर्ड फ्रॉम कार्नाट टू डिस्प्ले टू द पीपल ऑफ हिज किंगडम, ठीक है। ऐसा किंग ने कार्नाट से लूट किया था। तो ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड में है, वाई डिड द किंग अनॉइंट हिज हेड विथ रेड सैंडल पेस्ट। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एज वॉज द कस्टम फॉर ऑल हिज फोरहेड वॉज अनॉइंटेड विथ रेड सैंडल पेस्ट। तो यहाँ पर ना कभी कभी स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट लोग सोचते हैं एज अ मार्क ऑफ सेलिब्रेशन टू शो ही हैड बीन विक्टोरियस, बट ऐसा नहीं है। ये उनका एक कॉमन कस्टम था, ये उनका एक रिचुअल था, वो लोग सर पे सैंडल पेस्ट मलते थे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस फॉर ऑल डिवोटीज एट द टेम्पल, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। सो आंसर हो गया 2। सो इसमें भी ये भी इजी क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो आप अगर गलती से 1 नहीं मारे होंगे तो आपका 2 आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। Which of the following cannot be said about the jester? Which of the following cannot be said about the jester? ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, जेस्टर के बारे में इनमें से क्या नहीं बोला जा सकता। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर इट आस्क्स कैन नॉट बी सेड, ठीक है। सो पहला वाला है, ही वॉज नॉट अ लॉयल सब्जेक्ट ऑफ द किंग। ऐसा तो नहीं बोल सकते, लॉयल सब्जेक्ट था इसलिए किंग के साथ लड़ने गया था, आई मीन किंग के आर्मी में शामिल हुआ था। सेकंड में बोल रहा है ही वॉज एफ्रेड ऑफ द किंग्स टेम्पर। नहीं, अगर वो सच में किंग के टेम्पर से एफ्रेड होता तो इस तरह से किंग के मुंह के ऊपर बोल के निकल नहीं पाता। जो किंग के मुंह के ऊपर लास्ट में वो बोल के निकल गया, उसी से ये साबित हो रहा है कि वो अफ्रेड तो बिल्कुल नहीं था। तीसरा है, ही डिड नॉट सपोर्ट द किंग्स वार अगेंस्ट कर्नाट। ये भी नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो किंग के साथ जाता नहीं। जो किंग के साथ गया उससे यही समझ में आता है कि सपोर्ट करता है। सो स्टूडेंट्स तीनों के तीनों उनके बारे में नहीं बोला जा सकता, तीनों के तीनों उनके बारे में नहीं बोला जा सकता। At this point what most of the students will do is they will straight tick on none of these, but students याद रखिएगा इसका आंसर none of these बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उनके बारे में क्या नहीं बोला जा सकता। तो ये तीनों के तीनों उनके बारे में नहीं बोला जा सकता, तीनों के तीनों उनके बारे में नहीं बोला जा सकता। सो आंसर क्या होगा, ऑल ABC। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ABC, ठीक है। इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट एक्सक्यूज वाज गिवन फॉर द चिल्ड्रंस बिहेवियर, ठीक है। एक्सक्यूज क्या दिया गया है, एक्सक्यूज ये दिया गया है कि दे वेर अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द बैटल, दे वेर अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द बैटल, ठीक है। ये एक्सक्यूज दिया गया है, ठीक है। जब वो किंग सवाल जवाब करने लगे, उन्होंने नादानी में आके अपने राज्य को सपोर्ट कर लिया और किंग ने उनको मारने का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ये कहा गया कि दे आर नाइफ, इट वॉज जस्ट अ गेम, प्लीज ग्रैंड देम पार्डन। पार्डन यानी कि क्षमा मांगे, ठीक है। तो क्या एक्सक्यूज दिया गया है, दे वेर अनअवेयर ऑफ द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द बैटल, ठीक है। उनको नहीं पता था कि फैक्ट्स क्या है, ठीक है। Why did the jester laugh at children's reply to the king? Now this is very interesting. Normally बच्चे जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें ना
उस पर हंसी आती है। और हमें क्यों हंसी आती है उस पर? क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, ठीक है, मासूमियत में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बच्चों के बात पे क्या ही गुस्सा करना, क्योंकि वो जानबूझ के थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, वही चीज़ अगर कोई एडल्ट बोल दे तो हमें गुस्सा आना लाजमी है, ठीक है, हम सोचेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकता है, ठीक है। बट बच्चों के बात को नादानी समझ के माफ़ कर देनी चाहिए, ठीक है। पर बच्चों के बात को वही इंसान माफ़ कर पाएगा ना जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। जो सेंस ऑफ ह्यूमर रखता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप का है, वो नहीं समझ पाएगा। तो फिर इसमें से कौन सा होगा? जेस्टर इसलिए हंसा क्योंकि हंसने लायक बात ही था, बच्चे नादानी में कुछ भी बोले हैं, उसमें ये हंसने वाली ही बात थी, इसमें कोई बहुत सीरियस होने वाली बात तो नहीं थी, ठीक है। सो दे करेक्टली प्रेडिक्टेड द आउटकम ऑफ द बैटल, देयर रिप्लाई वाज चीकी, ऐसा कुछ नहीं है। ही वांटेड टू शो दैट देयर रिप्लाई वाज अ जोक टू सेव देम फ्रॉम बीइंग पनिश्ड बाय द किंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का इसमें आंसर सी आता है, बट सी इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि क्या जेस्टर को पता था कि किंग उसे मारने वाले हैं? जेस्टर कैसे सोचेगा कि बच्चे नादानी में कुछ एक तो बोल दिए हैं और किंग उसमें इतना आग बबूला हो जाएंगे कि किंग उसको मारने का ऑर्डर देंगे? ऐसा किंग सोचेंगे, ऐसा किंग करेंगे बोल के कैसे पता चलेगा? कोई चांस ही नहीं है पता लगाने का। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। मतलब इसमें से कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा चीज़ है कि हंसने लायक चीज़ थी इसलिए वो हंसे। हंसने लायक चीज़ थी, हंसी आई, हंसे, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है, सी नहीं है, क्योंकि जेस्टर को कतई नहीं पता था कि किंग इतना गुस्सा हो जाएंगे कि मारने का ऑर्डर देंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? कौन सा सवाल करेक्ट है? कौन सा? यहाँ पर प्रोपोजिशन करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी मार्क कराया है पैसेज में, आप फिर से देख सकते हो। द कमांडर वॉज एशेम्ड, द कमांडर स्टूड बिफोर द किंग, ही बाउड लो इन शेम। तो ये जो बाउड लो इन शेम बोला गया है, इसी के लिए हम बोल सकते हैं ही वॉज अशेम्ड, ठीक है। सो द कमांडर वॉज अशेम्ड एट हैविंग ओबेड द किंग्स ऑर्डर टू केन द चिल्ड्रन। वो शर्मिंदा फील कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बच्चों को मार के किसी को खुशी तो नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाई डिड द जेस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बच्चों को यहाँ पर ये भी लगेगा कि जेस्टर ने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि ही टू शो दैट ही डिसअप्रूव्ड ऑफ द किंग्स एक्शन ऑफ पनिशिंग द चिल्ड्रन। बट ये इकलौता कारण नहीं था जिसके वजह से जेस्टर ने रिजाइन किया। जेस्टर ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिए, किंग ने जब वाई पूछा, जेस्टर सेड, आई कैनॉट किल, आई कैनॉट मायम, आई कैन ओनली लाफ एट गॉड्स गिफ्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोले, इफ आई स्टे इन योर मैजेस्टीज कोर्ट आई शैल बिकम लाइक यू, आई शैल फॉरगेट हाउ टू लाफ। यानी कि अगर मैं आपके दरबार में रहा तो आपके दरबार में आपके जैसा और आपके लोगों जैसा बन जाऊंगा, ना मैं हंसना ही भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे से मैं किसी को मारना, मुझे किसी को मारना नहीं आता है, मुझे किसी को मायम करना नहीं आता है। आपके साथ आपके दरबार में रहूंगा, आप जैसा बन जाऊंगा, हंसना भूल जाऊंगा, हंसाना भूल जाऊंगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो देखिए, इसका आंसर भी टू नहीं है। जाहिर सी बात है, आप में से बहुत लोगों ने टू सोचा होगा, बट टू इसका आंसर नहीं है। क्या है आंसर? अगेन नन ऑफ द अबव। ये पैसेज स्पेशल है और मैंने डिसाइड किया आज इस पैसेज के साथ हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए मैंने किया ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मुझे इस पैसेज के साथ स्टार्ट करने का मन हुआ, ठीक है। 8 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मिनिस्टर। देखिए, जब किंग ने बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया ना, तो मिनिस्टर एकदम फ्रोज हो गया पूरा, मतलब एकदम पूरा आश्चर्यचकित होकर एकदम पूरा जैसे सेंस ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए उसके। बट ऐसा भी बच्चों ने क्या कहा है, आई मीन बच्चे हैं, वो नादानी में कुछ भी बोल दिए हैं। इसका मतलब यही है ना कि मिनिस्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही गंदा था, मजाक समझने की कैपेसिटी ही नहीं थी। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, मतलब खुद मजाक करते हैं पर दूसरा कोई उनसे मजाक कर दे तो उनका बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उनको। मिनिस्टर उन्हीं लोगों में से कोई एक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मिनिस्टर?
जेलस ऑफ जेस्टर बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ पैसेज में पैराग्राफ में बोला ही नहीं गया है। किंग का मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइजर था, ऐसे भी बिल्कुल नहीं बोला गया है। बट हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका एकदम सड़ा हुआ था, सड़ा पचा सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका, ठीक है। तो उसके चलते आंसर हो गया ओनली सी। आंसर क्या हो गया? ओनली सी, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द आउटकम्स ऑफ सोल्जर्स बीटिंग द चिल्ड्रन। तो हमने पैसेज में देखा ही है कि जब बच्चों को मारना स्टार्ट किए, केन करना स्टार्ट किए, तो उनके पेरेंट्स भाग भाग के आए और मर्सी मांगे, दया कीजिए, ऐसा वो लोग बोले। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वो लाइन यहाँ पर है भी, ठीक है। द चिल्ड्रंस पेरेंट्स केम रनिंग फ्रॉम द नियर बाई विलेज एंड सेड, ठीक है। सो चिल्ड्रंस पेरेंट्स वेंट टू द किंग टू बेग फॉर मर्सी। बोला भी गया है प्लीज ग्रांट देम पार्डन, यानी कि उनको माफ कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए, ठीक है। Why was the king angry with the children? Because किंग को उनके बात में कोई ह्यूमर नजर नहीं है, किंग उसको सीरियसली ले लिए, किंग इंसल्टेड फील किए। हालांकि इंसल्टेड फील करने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि बच्चों ने कहा था, एडल्ट्स ने नहीं कहा था। सो दे हैड अननोइंगली इंसल्टेड हिम, उन्होंने गलती से उन्हें इंसल्ट कर दिया था, ठीक है। सो इस पैसेज पे ये 10 क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक बहुत ही वाइटल पार्ट की तरफ चलेंगे, वो है पैसेज पे जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 11, 12, 13 3 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं और 2 एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं। तो टोटल इस पैसेज में आपको 15 क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। पहला है फ्रोज, ठीक है। अब देखिए फ्रोज का मतलब बहुत स्टूडेंट्स लोगों को लगेगा स्टूड स्टिल। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, क्या आप बोलेंगे कि मैं फ्रोज किया हूँ? आई एम स्टैंडिंग स्टिल, बट आई एम नॉट फ्रोज। फ्रोज इंसान कब करेगा? बगीचे में टहल रहा है और पाँव के सामने वो जंतु देख लिया तो इंसान फ्रोज कर जाएगा, ठीक है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, सेंस ऑर्गन्स काम करने बंद कर देंगे, सुन्न पड़ जाएगा एकदम, ठीक है। सो फ्रोज बेसिकली मीन्स नम, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम थंब को थंब नहीं बोलते हैं, थंब बोलते हैं, उसी तरह से नम्ब नहीं बोलेंगे, नम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? नम, जिसका हिंदी में मीनिंग है सुन्न पड़ जाना, ठीक है। सो याद रखिएगा, इसका आंसर स्टूड स्टिल नहीं है, नम है। लीव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए अब लीव का मतलब नॉर्मली क्या होता है? एग्जिट होता है, ठीक है। हॉलीडे भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला गया है? देखिए प्लीज ग्रांट मी लीव टू गो नाउ। तो ग्रांट मी लीव टू गो नाउ का मतलब क्या है? मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमिशन। यहाँ पर लीव का मतलब परमिशन है। तो तभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही प्रीफेस में ही बताया था मैंने कि पैसेज से जब भी आप वर्ड्स करते हो तो वर्ड का कॉन्टेक्चुअल यूसेज देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी गलतियाँ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद है स्पाइड। देखिए ये भी वैसा ही बिट है। स्पाइड का बेसिक मीनिंग जो है ना, वो है जासूसी करना, जासूसी करना, ठीक है। स्पाई, डिटेक्टिव गिरी, जासूसी को स्पाई बोलते हैं, ठीक है। बट जब किंग जीत के आ रहा था अपने सैन्य के साथ, तो उन्होंने तो बच्चों को बस एक झलक ही देखा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बच्चों की जासूसी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। अब ऐसा भी नहीं है कि, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। नोटिस क्लोज है, कीप वॉच क्लोज है और स्पॉट क्लोज है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का कीप वॉच आता है, क्योंकि स्पाई का मतलब जासूसी होता है, ठीक है। बट आप अगर स्पाइड वर्ड को पैसेज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जासूसी वाला कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। दे स्पाइड सम चिल्ड्रन प्ले, इसका मतलब उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, ठीक है। सो खेलते हुए देखा, इसलिए कीप वॉच हट गया। अच्छा, स्पॉट कहाँ लगता है फ्रेंड्स? स्पॉट वहाँ लगता है जब आप उस चीज़ को देखने के मंसूबे से घर से निकले हैं, आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं। जैसे मैं एक हिरन देखना चाहता हूँ,
तो मैं हिरन को स्पॉट करने के लिए घर से निकला हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे स्पॉट। तो यहाँ पर स्पॉट वाला सीन भी नहीं है, ठीक है, सो स्पॉट भी कट जाएगा। कंटेक्चुअली आंसर इज नोटिस्ड। कंटेक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटिस्ड, ठीक है, उन्होंने एक झलक देखा, बस एक झलक देखा। चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इमर्स्ड इन। देखिए इमर्स्ड इन का मतलब है किसी चीज़ में गहराई से डूब जाना, गहराई से खो जाना। जैसे सीरियस स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इमर्स्ड इन देयर स्टडीज़। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में हमेशा मग्न रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, ठीक है। सो इमर्स्ड इन का ऑपोजिट है डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इमर्स्ड इन का ऑपोजिट है डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, मतलब उस चीज़ से सेपरेटेड रहना, ठीक है, अटेंशन ना देना। पार्डन, देखिए पार्डन वर्ड के दो मीनिंग हैं। एक पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना, और दूसरा पार्डन होता है अगर आप किसी को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। वुड यू प्लीज रिपीट नहीं बोल के यू कैन सिंपली से पार्डन। क्या बोल सकते हैं? पार्डन, ठीक है। बट यहाँ पर वो रिपीट वाला सेंस तो है नहीं, आपने पैसेज पढ़ा है, आप जानते हैं। यहाँ पर पार्डन माफ़ी मांगने जैसा ही हुआ, ठीक है। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पनिशमेंट। पार्डन यानी कि क्षमा करना, ऑपोजिट हो जाएगा पनिश करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पैसेज रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें एक पर्टिकुलर फ्रेज को इस तरह से बोल्ड किया गया होता है, ठीक है। आपको सेंटेंस को पढ़ के जज करना पड़ेगा कि जो फ्रेज बोल्ड किया गया है वो कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आप उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसको नो चेंज रिक्वायर्ड लिखेंगे, जैसे देखिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो चेंज रिक्वायर्ड, जो भी दिया है आप उसको करेंगे, ठीक है। पर अगर वो गलत है तो आप उस फ्रेज को हटाएंगे, उसके जगह पे जो भी फ्रेज आपको सही लग रहा है 1 2 3 4 में से उसको लगाएंगे और सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला क्या है? योर बोनस विल डिपेंडेंट ऑन। विल तो डिपेंडेंट तो कभी नहीं होगा, विल डिपेंड ऑन हो सकता है, विल डिपेंड ऑन हो सकता है, बट विल डिपेंड ऑन हमारे पास है क्या? नहीं है। सो हम सिंपली लिखेंगे योर बोनस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, यानी कि तुम्हारा जो बोनस है वो तुम्हारे काम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। चलते हैं अगले सवाल पे। He did not ask for a raise since he had fear to lose his job. He had fear to lose his job एक गलत कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या बोलना चाहिए? उसको डर था जॉब खोने का, तो क्या होना चाहिए? He was afraid to, afraid to, ठीक है। सो ये जो फियर वर्ड है, ये फियर वर्ड नॉर्मली लगता है अलग सेंस में, ठीक है। जैसे जॉब खोने का डर, ठीक है, या कम मार्क लाने का डर, उसमें हम लोग नॉर्मली अफ्रेड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फियर बाकी चीज़ों से, जैसे आप मौत को डरते हैं, आपको शेर से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, सांप से डर लगता है, दैट काइंड ऑफ अ सीन। सो ही डिड नॉट आस्क फॉर अ रेज सिंस ही वॉज अफ्रेड टू लूज हिज जॉब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स अग्रीड टू शिफ्ट द कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है शिफ्ट। जब भी आप शिफ्ट वर्ड को एनकाउंटर करेंगे, आंख बंद करके प्रेपोजिशन टू खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट और टू का जोड़ी है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब भी आपको ये वर्ड शिफ्ट दिखेगा, आप आंख बंद करके टू खोजेंगे। सो द ऑर्गेनाइजर्स अग्रीड टू शिफ्ट द कॉन्फ्रेंस टू। तो यहाँ टू है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? नहीं है। इधर है क्या? नहीं है। इधर है। सो ये मेरा आंसर है, ठीक है। QED क्वाइट इजीली डन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर देयर हैज बीन अ शार्प राइज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो
पिछले साल के मुकाबले इस साल इंटरेस्ट रेट्स में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, शार्प राइज। तो शार्पर राइज तो गलत है, कंपैरिजन हो नहीं रहा है यहाँ पर। शार्पर राइज लगाने से फिर वहाँ पर हम दैन लगाते, ठीक है। देखिए शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जब हम शार्पर लगाएंगे उसके साथ हमको दैन लगाना पड़ेगा। यहाँ दैन है क्या सेंटेंस में? नहीं है। सो शार्पर नहीं होगा, राइजेस नहीं होगा, एज शार्प आ राइज ये भी नहीं होगा, शार्पली राइजिंग भी नहीं होगा। तो जो दिया गया है वो सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 20 में चलते हैं। इन द 1970s, मतलब काफ़ी पुराने ज़माने की बात हो रही है। बैंक्स रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन टू आरबीआई। तो यहाँ पर ना एक वर्ब मिसिंग है, देखिए बैंक्स रिक्वायर्ड नहीं, बैंक्स को ज़रूरत था, बैंक्स को ज़रूरत था। सो बैंक्स रिक्वायर्ड नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? बैंक्स वेर रिक्वायर्ड। आर नहीं होगा क्योंकि पास्ट में जा रहा है। सो बैंक्स वेर रिक्वायर्ड टू सबमिट। बैंक्स को क्या करना था? बैंक्स को सबमिट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इस सेगमेंट को हम बोलते हैं इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड और रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको एक सेंटेंस में 4 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उन वर्ड्स का स्पेलिंग सही है कि नहीं। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए जाहिर सी बात है आपको सेंटेंस पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को नहीं पढ़ के भी खाली वर्ड्स को देख के भी चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर सारे स्पेलिंग्स सही निकल गए तो आपको फिर कॉन्टेक्सचुअल यूसेज चेक करना है, यानी कि वो पर्टिकुलर वर्ड अपने अपने जगह पे सही तरीके से यूज़ हुआ है कि नहीं। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर का नाम है इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है, सो पहले ही क्वेश्चन में आप देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। ठीक है, GOLE दिया हुआ है, तो GOLE तो कुछ होता नहीं है, क्या होना चाहिए उसके जगह पे? GOAL, यानी कि माई गोल इज़ टू एक्वायर अ पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पेक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा गोल है, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है द रिफ्यूजल ऑफ द मिनिस्ट्री टू क्लियर पेंडिंग ड्यूज इज अ कोर्स फॉर कंसर्न। नहीं, देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, चिंता का कारण, चिंता का विषय। ठीक है, सो कोर्स के जगह पे क्या होगा? कॉज हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो हम क्या बोल रहे हैं? चिंता का विषय, चिंता का कारण। He was convinced that discipline and hard work would result in dividends. देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड्स बोल के कोई वर्ड इंग्लिश में है नहीं, क्या होना चाहिए? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मतलब रिवॉर्ड्स। ठीक है, आप जानते ही हैं कि डिविडेंड में टी नहीं होता है, क्या होता है? डी होता है। आगे चलते हैं। दिस इज अ कंपनी विच बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड अपॉइंटमेंट इज डन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। बिलीव्स का स्पेलिंग ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का स्पेलिंग ठीक है, स्ट्रिक्टली का स्पेलिंग ठीक है, मेरिट का स्पेलिंग ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे वर्ड्स अपने अपने जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल भी किए गए हैं। सो आंसर हो गया ऑल करेक्ट। आंसर हो गया ऑल करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। There will be a decline in the probability of oil companies because of the hike in oil prices. So hike का मतलब है increase. So oil prices अगर increase हो जाएगा तो उनके क्या चीज़ में कमी आएगा? प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगा, प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगा। बट व्हेन वी से प्रोबेबिलिटी वी आर ट्राइंग टू से चांस। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली चांस। जैसे आपने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो है प्रोबेबिलिटी विच इज़ बेसिकली चांस। ठीक है, सो ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ये यहाँ पर गलत है, उसके जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या लगा सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रियल एग्जाम में करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जब तक आप प्रॉपर करेक्शन नहीं सीखोगे तब तक आप एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ कर भी नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 26 से 30 में हमारे पास है 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमारे क्लरिकल लेवल के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसको आप एसएससी एग्जाम्स में भी आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम जितने भी आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पैसेज मान लीजिए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मान लीजिए, ये सब एसएससी पैटर्न के लिए भी वैसे ही हैं। आई मीन कुछ अलग नहीं है, आप एसएससी के लिए भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? द रिवाइज्ड गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मर्जर्स टेकिंग प्लेस अमंग्स बैंक्स। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं रिवाइज्ड गवर्नमेंट्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब गवर्नमेंट ही बदल गया। रिवाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ही बदल गया। यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी बदलना था, क्या बदलना था? गवर्नमेंट का गाइडलाइन बदला है, गवर्नमेंट नहीं बदला है। क्या बदला है? गवर्नमेंट का गाइडलाइन बदला है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम स्वैप करेंगे। स्वैप समझते हैं फ्रेंड्स? एक्सचेंज करेंगे। क्या कर लेंगे इसको? द government's revised guidelines, the government's revised guidelines। क्योंकि फ्रेंड्स गवर्नमेंट नहीं बदला है, गवर्नमेंट का क्या बदला है? गाइडलाइन बदला है। आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर? अच्छा 27 में आई डू नॉट नो हु ऑफ द न्यू ट्रेनीज शुड बी कन्फर्म्ड। मतलब मुझे नहीं पता है कि न्यू ट्रेनीज में से किसको कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्रेपोजिशनल गलती है। ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? हम उनमें से किसी को लेना चाहते हैं, तो हु एमंग। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ट्रेनीज हैं, बट उनमें से किन लोगों को कंफर्म किया जाएगा, किन लोगों का नौकरी पक्का होगा, किन लोगों को ट्रेनीशिप से परमानेंट बनाया जाएगा, वो हमको नहीं पता। ठीक, 28 में टू प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज। देखिए यहाँ पर एक टेंस मिसमैच का एक बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये क्या बोल रहा है? टू प्रोमोट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम टू प्रोमोट बोलते हैं
इसका मतलब हमें प्रोमोट करना है, प्रोमोट करना है, प्रोमोट हुआ नहीं है, ठीक है। सो अगर हमको प्रोमोट करना है तो ये कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। तो दो चीज़ हो सकता है कि प्रोमोट करना है, करने के लिए गवर्नमेंट करने वाला है, या फिर गवर्नमेंट करते हुए आ रहा है, गवर्नमेंट करते हुए आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट करने वाला है। तो अगर करते हुए आ रहा है बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करना है अगर बोलेंगे तो सिंपल फ्यूचर में जाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, टू प्रोमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आप एस और जेड दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, या फिर विल ऑर्गेनाइज। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको तो गलती सुधारना नहीं है, ठीक है। मैं आपको गलती सुधार के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका नॉलेज जो है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है। सो गलती कहाँ पर है, गलती पार्ट 3 में है, ठीक है। और पार्ट 3 में क्या गलती है, हैज़ ऑर्गेनाइज्ड की जगह पे आपको इनमें से कोई एक यहाँ पर लगाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक्स इन इंडिया कैनॉट ओपन ATMs एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम RBI। तो यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड एकदम गलत है, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट कहाँ यूज होता है, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर कमिंग विथ मी एक्सेप्ट राम, मतलब राम को छोड़ के बाकी हर कोई मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, विदाउट ऑब्टेनिंग। बैंक्स इन इंडिया कैनॉट ओपन ATMs विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम RBI, ठीक, क्लियर। थर्टी में देखिए, टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी पे और स्टाफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे स्टाफ लोगों का प्रॉपरली ख्याल रखना, उनके नीड्स को फुलफिल करना, ताकि वो लोग दिल से काम कर सकें, ठीक है। सो एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ की जगह पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंट स्टाफ मैनेजमेंट। देखिए इसके पीछे ग्रामेटिकल लॉजिक भी है, स्टाफ हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हम और कोई पार्ट ऑफ स्पीच लगा नहीं सकते क्योंकि नाउन को क्वालिफाई और मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को करता है। वर्ब को कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है। सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा क्लोज टेस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंग्लिश। आप कोई भी इंग्लिश एग्जाम देख लीजिए, पैसेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो क्लोज टेस्ट ही होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको भी आप 1 मिनट पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा, क्लोज टेस्ट करने के लिए मैं कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट में भी आपको ब्लैंक पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, ठीक है। ब्लैंक पैराग्राफ पढ़ने पे आपको टेंस का नॉलेज पता चल जाएगा, स्टोरी या जो भी विषय वस्तु है पैराग्राफ का वो क्या है वो पता चल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लोज टेस्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है, जितने भी ब्लैंक्स है ना, जैसे ये ब्लैंक है, ठीक है, आप देख सकते हैं हर ब्लैंक के लिए देयर आर 5 ऑप्शंस गिवन, आपको उनमें से एक चुनना है। कोई भी ऑप्शन चुनते वक्त ना आपको देखना है कि ब्लैंक के लेफ्ट में और राइट में क्या आर्टिकल और क्या प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। लेफ्ट और राइट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। प्रेपोजिशन और आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो एक बार ब्लैंक पैराग्राफ का रीडिंग लगाते हैं। ही वॉज अ कैरिज्मेटिक लीडर, मतलब बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही फेमस लीडर। जैसे रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं है, बट उनको हमेशा एक कैरिज्मेटिक लीडर के तरह बोला गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है। जिनका नेम फेम ऑरा बोलते हैं इंग्लिश में, चारों तरफ स्प्रेड हुआ था, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। तो इस तरह के लीडर को हम कैरिज्मेटिक लीडर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, जो अपना बिजनेस खुद रन करते हैं, ठीक है। एंड अ हाईली इफेक्टिव मैनेजर, ऑल रोल्ड इनटू वन, मतलब एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, एक एंटरप्रेन्योर थे और एक इफेक्टिव मैनेजर भी थे, सबके सब एक कंप्लीट पैकेज थे वो।
As a leader, he dashed the company's growth plan in a dedicated manner and he never dash focus. एक लीडर के हिसाब से वो डेडिकेटेड मैनर में अपने कंपनी के ग्रोथ को एग्जीक्यूट किए, इम्प्लीमेंट किए, शायद मैंने एक आंसर भी बोल दिया आपको, ठीक है, और वो कभी भी उनका ध्यान हटा नहीं, ठीक है. The cement industry in those days was doing badly. स्टूडेंट्स, एक रीज़न है जिसके वजह से मैंने इस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है. ये आपका इस पैराग्राफ का एक बहुत ही मार्की या फिर एक हाईलाइट सेंटेंस बनने वाला है आगे चल के. मैं आपको बताऊंगा कैसे. द सीमेंट इंडस्ट्री इन दोज डेज वॉज डूइंग बैडली. डैश टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, ही सैंक्शनड एन एडिशनल प्लांट इन डैश टाइम. ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध उन्होंने बहुत फटाफट एक प्लांट को खड़ा कर दिया. ठीक है. ही वॉज dash that since the cement industry was cyclic in nature, by the time the plant was dash, market would have improved. ठीक है. देखिए ये मार्केट सिनेरियो कुछ ऐसा होता है ना कि कोई भी इंडस्ट्री आज बहुत अच्छा कर रहा है वो कल खराब हो सकता है, फिर जो खराब कर रहा है वो अच्छा हो सकता है. ठीक है, मतलब इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. कुछ भी लाइक परमानेंट नहीं है, कुछ भी लाइक परमानेंट नहीं है. ठीक है, सब कुछ साइक्लिक है. ठीक है, आज जो खराब कर रहा है वो कल अच्छा हो जाएगा, आज जो अच्छा कर रहा है वो कल खराब हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. वॉज डैश द मार्केट वुड हैव इम्प्रूव्ड, इट डिड हैपन, मतलब ऐसा ही हुआ. एंड द डिसीजन ब्रॉट रिच डैश व्हेन द प्लांट वॉज कमीशन. कमीशन मतलब जब प्लांट स्टार्ट हुआ, बेसिकली जब प्लांट ऑपरेशनल हुआ. नॉट ओनली वॉज ही अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर बट ही ऑल्सो डैश ऑल हिज सीनियर पीपल टू be practicing entrepreneurs. I have seen a similar example at the Asian Institute of Management, which allows its professors to dash their own business. ऐसा ही एक example वहाँ भी है. This made their lectures more practical and less theoretical. मतलब ज़्यादा proof based. ठीक है. It is the dash of institute's success. मतलब success का मंत्र है, success का मूल मंत्र है. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. देखिए पहले ब्लैंक के लिए हम क्या ले सकते हैं. ही वॉज अ कैरिस्मेटिक लीडर, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ हाईली इफेक्टिव मैनेजर, ऑल रोल्ड इनटू वन. एज ए लीडर ही डैश द कंपनीज ग्रोथ प्लान. अब आप यहाँ पर वैरायटी ऑफ आंसर्स आप सोच सकते हैं. ठीक है, आप सोच सकते हैं अचीव्ड, आप सोच सकते हैं इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, विजुअलाइज्ड भी. देखिए सबका पार्ट ऑफ स्पीच तो ठीक ही है. ठीक है, सारे ईडी फॉर्म में हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें से कोई संदेह नहीं कि आप ग्रामेटिकली किसी को भी चुन सकते हैं. बट क्लोज टेस्ट में वो ऑप्शन चुनना है जो ग्रामेटिकली भी सही है और लॉजिकली भी सही है. किसी भी एक एंगल को आप इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, सो देखते हैं क्या हो सकता है. हाईली इफेक्टिव मैनेजर ऑल रोल्ड इनटू वन. एज अ लीडर ही डैश द कंपनीज ग्रोथ प्लान. अब प्लान को अचीव थोड़ी किया जाता है, प्लान को अचीव नहीं किया जाता है, ग्रोथ को अचीव किया जाता है. प्लान को तो आप इंप्लीमेंट करते हैं, प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान को आप अचीव नहीं कर सकते. ठीक है. सिमिलरली विजुअलाइज्ड वर्ड भी कट जा रहा है, इसलिए सिर्फ विजुअलाइज करने पे एक आदमी कैरिस्मेटिक लीडर, इफेक्टिव मैनेजर, एंटरप्रेन्योर सब बन जाएगा? नहीं बन सकता. एक इंसान ये सारी चीज़ें तभी अचीव करता है जब वो उसको इम्प्लीमेंट करे और सक्सेस पाए. ठीक है, सक्सेस पाना ज़रूरी है, सक्सेस को प्रूव करना ज़रूरी है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक उसी तरह से जैसे विजुअलाइज्ड नहीं होगा, उसी तरह से एम्ड भी कट जाएगा, क्योंकि विजुअलाइज्ड और एम्ड कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे वर्ड्स हैं. जिस तरह से आपका विजुअलाइज्ड नहीं होगा उसी तरह से एम्ड भी नहीं होगा. सो हम बोल सकते हैं implemented the company's growth plan in a dedicated manner and his never, आगे चलते हैं, he never
डैश फोकस, ठीक है। शिफ्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच गलत हो गया, तो शिफ्ट्स नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से ही कट गया, चेंजेस भी वैसे ही कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस को मूव नहीं किया जा सकता है, तो फोकस मूव्ड नहीं होता है। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो मिस्ड और लॉस्ट के बीच में है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी काम करें, कितना भी महत्वपूर्ण काम करें, प्रिपरेशन करें, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका फोकस कुछ लम्हों के लिए हट गया होगा? ज़रूर हटता है, ठीक है। आप एक मूवी देख लिए, किसी के साथ घूमने चले गए, बट आपका काम क्या होता है, आप उसको दोबारा वापस से लेके आते हो। तो फोकस कभी कभी आपका मिस हो सकता है, बट फोकस लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट लूज फोकस, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, ही नेवर लॉस्ट फोकस, उन्होंने अपना फोकस कभी नहीं छोड़ा। द सीमेंट इंडस्ट्री इन दोज डेज वॉज डूइंग बैडली, इस सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन किया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड बिट में देखिए, डैश टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, हर किसी के एक्सपेक्टेशन के विपरीत, हर कोई कुछ और सोच रहा था, ये कुछ और सोच रहे थे। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैरी ही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कॉन्ट्रैरी टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध, ठीक है। ऑपोजिट नहीं लगा सकते क्योंकि ऑपोजिट लैंडमार्क्स के लिए यूज होता है, जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू माई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैरी। बट याद रखिएगा फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैरी और ऑपोजिट्स सिनोनिम्स ही हैं, सिनोनिम्स हैं, बट यूसेज देखेंगे तो हम कॉन्ट्रैरी यूज करेंगे, ऑपोजिट यूज नहीं करेंगे। So contrary to everyone's expectations, he sanctioned an additional plant in dash time। अब ये बहुत confusing bit है, ठीक है। किसी किसी का आ जाता है मीन, किसी का शॉर्ट, किसी का लेस, ठीक है। पर देखिए मीन टाइम बोलने से इन द मीन टाइम होगा, मीन से पहले द लगाना पड़ेगा। और जब हम टाइम का रेफरेंस देते हैं ना, तो शॉर्ट टाइम, लेस टाइम एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि आप लेस टाइम या शॉर्ट टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? आप खाना 15 मिनट में कंप्लीट करते हैं, आप अपना लंच 15 मिनट में करते हैं, आप बोलेंगे मैं लेस टाइम में करता हूँ, बट कोई और 10 मिनट में करता है, तो वो लेस टाइम हो गया। इसलिए इस तरह के सिचुएशंस में, इस तरह के फ्रेजेस में हम हमेशा यूज़ करते हैं इन नो टाइम। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगा। देखिए, नो टाइम का मतलब नहीं है कि टाइम नहीं लगा, नो टाइम का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगा। देखिए, जब हम नो टाइम बोलते हैं ना, व्हाट वी एग्जैक्टली मीन इज जितना टाइम लगना चाहिए था उससे काफ़ी कम टाइम में हो गया। जैसे एक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 5 साल लगना है ख़त्म होने में, बट वो 5 साल का प्रोजेक्ट अगर 3.5 साल में, 4 साल में कंप्लीट हो गया, तो वी विल से इट वॉज डन इन नो टाइम, ठीक है। सो नो टाइम, ठीक है। ही वॉज डैश दैट सिंस द सीमेंट इंडस्ट्री वॉज साइक्लिक इन नेचर। अब यहाँ पर 95% स्टूडेंट्स लोगों का सर्टन आ जाता है, और इसी के वजह से मैंने ये लाइन अंडरलाइन कराया था कि द सीमेंट इंडस्ट्री इन दोज डेज वॉज डूइंग बैडली, ठीक है। मैंने ये लाइन इसीलिए अंडरलाइन कराया था, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री उस समय में, उस टाइम में खराब परफॉर्म कर रहा था, तो ये बंदा श्योर कैसे हो गया, सर्टन कैसे हो गया? अब भगवान तो नहीं था कोई कि सर्टन हो जाएगा। उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, उसने मार्केट सर्वे किया, उसने समझ लिया कि मार्केट साइक्लिक है, ठीक है। आज जो खराब है वो कल घूम के अच्छा भी होगा, ठीक है। जैसे ये कोरोना पीरियड में जैसे फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने लगा, सब लोग आपका सैनिटाइज़र खरीदने लगे, पैरासीटामोल खरीदने लगे, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बूम किया। उसी तरह से हर इंडस्ट्री साइक्लिक नेचर का होता है, ठीक है। सो ही वॉज सर्टन दैट नहीं होगा, क्या होगा? ही वॉज कैलकुलेटिंग दैट, ठीक है। वो कैलकुलेट कर रहे थे कि बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिक इन नेचर है, इसलिए सिंस द सीमेंट इंडस्ट्री वॉज साइक्लिक इन नेचर, बाय द टाइम द प्लांट वॉज, जब तक प्लांट ऑपरेशनल होगा, जब तक वो प्लांट रेडी होके तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो प्लांट ऑपरेशनल होगा, जब तक वो प्लांट रेडी होके
तैयार हो जाएगा, ठीक है। Since the cement industry was cyclic in nature, by the time the plant was operational, the market would have improved. यानी कि जब तक वो प्लांट ऑपरेशनल होगा मार्केट इंप्रूव कर जाएगा, और ऐसा वो श्योर नहीं था, वो कैलकुलेट किया था कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मार्केट सर्वे की थी। इट डिड हैपन, ऐसा ही हुआ, एंड द डिसीजन ब्रॉट रिच रिवॉर्ड्स, ठीक है। बहुत लोगों को पे लगेगा, देखिए खाली पैसा नहीं आया, दौलत के साथ शोहरत भी आई, ठीक है, इसलिए रिच पे नहीं होता है। वैसे भी आप रिच के साथ पे को लगा ही नहीं सकते, देयर इज नथिंग लाइक रिच पे, ठीक है। पे यानी कि सिर्फ पैसा, रिच रिवॉर्ड्स यानी कि दौलत के साथ शोहरत भी आई, ठीक है। Not only was he a great entrepreneur, but he also dash all his senior people to be practicing entrepreneurs. But यहाँ पर भी आप देखिए wished आता है स्टूडेंट्स लोगों का, wanted आता है, किसी किसी का encourage आ जाता है। सबसे पहले मैं encourage को काटूंगा क्योंकि past tense में है तो encouraged होना चाहिए, ed, ठीक है। wished और wanted में से मैं wanted को लूँगा इसलिए क्योंकि सिर्फ चाहने से क्या होता है, want मतलब वो उसके लिए कोशिश भी करेगा। देखिए डिफरेंस समझिए, विश मतलब मैं सिर्फ अपने मन में चाहता हूँ, इमेजिन करता हूँ, ठीक है, कि इसका अच्छा हो, इसका भलाई हो, बट वांटेड का मतलब है मैं उसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब आप विश्ड और वांटेड में कंपेयर करेंगे तो वांटेड विल स्टील द शो, ठीक है, वांटेड हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। I have seen a similar example at the Asian Institute of Management, which allows its professors to dash their own business, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा run, यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स लोगों को expand में confusion होगा। देखिए आप expand तो तभी करेंगे जब आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप entrepreneur बनेंगे, आपका बिजनेस रन करेगा, तब जाके expand करने का सवाल आता है, अदरवाइज expand कहाँ से होगा, ठीक है। This made their lectures more practical and less theoretical. It is the dash of institute's success. मैंने बताया था मंत्र, ठीक है। सो यहाँ मंत्र तो है नहीं, इसलिए सीक्रेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स सक्सेस, इंस्टीट्यूट के सक्सेस का ये राज है, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपना ये सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, पैसेज था, क्लोज टेस्ट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे, इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड रॉन्गली स्पेल्ड थे, एंड एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस थे। इसी तरह से फ्यूचर में VSC के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने इसी तरह के अच्छे अच्छे सेट लेके फ्यूचर में भी हाजिर रहूँगा। तब तक फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एंड वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मेरे वीडियो को लाइक और अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ, योर प्रीतिश सर, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।